हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, आज मैं आप सभी जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए मैं लाया हूं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के वो 100 क्वेश्चंस जो ना केवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पिछले 7-8 साल में जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सब का निचोड़ हैं। लेकिन देखिए इसमें एक ट्विस्ट है। अभी तक होता क्या था, मैंने अधिकतर चैनल पे देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, आंसर्स भी बताते हैं। मैं आपको पहले आंसर्स नहीं बताने वाला हूं। पहले सिर्फ आप ये 100 क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे अगर सही में तैयारी करना चाहते हैं तो, और अपने आंसर्स मैच कीजिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी आंसर शीट दिखाऊंगा, फिर आप मैच करके देखिए कि क्या स्कोर रहता है, तो आपको आपका जो लेवल है वो भी पता चलेगा। और अभी भी अगर आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जीके, जनरल साइंस, ना केवल कंपटीशन एग्जाम बल्कि जो बेसिक स्कूल्स लेवल के जो टॉपिक्स हैं, स्कूल लेवल के टॉपिक्स, मोटिवेशनल वीडियो, आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, देखिए आप सभी बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे की है, फिर कह रहा हूं पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपी में लिखते चलिए। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप आंसर्स लिखिए, लास्ट में मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगा। 100 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। पहला, प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक कौन से तत्व के हैं? प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक कौन से तत्व के हैं? भाई कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है? याद कीजिए, आंसर लिखिए। सेकंड, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? कौन सी गैस प्रमुख है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडरों में ईंधन के लिए भरने के लिए कौन सी मुख्य गैस होती है? कौन सी गैस एलपीजी सिलेंडर्स में भरी जाती है? ये भी बहुत बड़ा ये जो एलपीजी वाला जो क्वेश्चन है कई बार आया हुआ है। और ये देखिए, ये गोबर गैस है, ये गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस जो होती है उसका मुख्य घटक कौन सा है? अगला, भूरा कोयला कौन सा होता है? भूरा कोयला, कोयले के 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से भूरा कोयला कौन सा होता है? याद कीजिए। कमरा बंद कर अंगीठी चिमनी जलाकर सोने से कौन सी जहरीली गैस बनने से मृत्यु हो जाती है? कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शंस लिखिए आप। फलों को पकाने के लिए मुख्य गैस है, फलों को पकाने के लिए मुख्य गैस कौन सी है? इसमें भी ऑप्शंस देता हूं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एथिलीन या मैथिलीन। ठीक है, अगला, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए ऑप्शंस हैं C14, C18, C14, C18, C22 या C26। अगला, लेड पेंसिल में लेड शीशा कितना प्रतिशत होता है? 0, 1 या 2 या 3। ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इनके आंसर्स लिखते चलिए, लास्ट में मैच कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, ये तो नाम है, याद कर लीजिए। जब आप इनके नाम जब याद करते होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो याद कीजिए कौन है। अगला, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या के बराबर होता है? परमाणु क्रमांक, हिंट दे रहा हूं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से या इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई आंसर होगा। कौन सा होगा जो परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होता है? परमाणु भार क्या होता है? उन्हीं से संबंधित है ये भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनमें से किसकी जो वैल्यूज हैं वो परमाणु भार के बराबर होती है। अगला, जिनमें परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? तो ये आपको याद करना है, क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस इसमें भी चाहिए तो ऑप्शन लिख लीजिए, समस्थानिक, संभारिक, अनुभार या परमाणु भार। 4 ऑप्शंस हैं आपके। 15वां, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब का तंतु बनाने में करते हैं? गलनांक मतलब उसकी जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा होती है, और जब इसकी खोज की जा रही थी तो यही नई धातु मिल रहा था जिसके कारण बल्ब 9000 से ज्यादा बार उनको एडिसन को फेल होना पड़ा था। याद कीजिए कौन सा है। ऑप्शन इसमें भी चाहिए तो लिख लीजिए, आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला है आपके पास ऑप्शन मैग्नीशियम, टंगस्टन, लोहा या चांदी, सिल्वर, चारों में से कोई एक। पत्तियों की पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? धातु कौन सी होती है पर्णहरित में? कौन सी धातु होती है? ऑप्शंस हैं सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस या कैल्शियम। 4 ऑप्शंस।
अगला, वल्कनीकरण प्रक्रम में कौन सी अधातु का प्रयोग होता है? वल्कनीकरण प्रक्रम में कौन सी अधातु? ऑप्शन है आपके पास। अधातु पूछा है ना, तो देखिए अधातु में क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन या हीलियम, 4 ऑप्शन। साधारण चालक तार किसके बने होते हैं? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, साधारण चालक तार किसके बने होते हैं ये बताना है आपको। हड्डियों में कैल्शियम के बाद पाए जाने वाला अधिक मात्रा का तत्व कौन सा है? हड्डियों में कौन सा जो पदार्थ है कैल्शियम के बाद पाया जाता है, आपको वो देखना है। ऑप्शन है आपके पास, कैल्शियम के बाद क्या क्या हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, जैसे सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरते हैं? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरेंगे? आपके ऑप्शन है हीलियम, लिथियम, नियॉन या आर्गन, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इनमें से अच्छा मैं जो जिन प्रश्न में आंसर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ ताकि आप एक बार चेक कर सकें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप चेक कर सकें। जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसमें अपना माइंड लगा सकें। अगला देखते हैं, देखिए शीत परिरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होती है? शीत परिरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होती है? ये जैसे शीत परिरक्षण समझ गए, जो कोल्ड स्टोरेज होता है ना, जहाँ पे फलों को रखा जाता है, उनके लिए क्या प्रयुक्त होती है वो पूछ रहा है ये आपसे। गैस, ओजोन गैस की परत कौन से मंडल में है? 4 मंडल होते हैं, उनमें से याद कीजिए कौन से मंडल में होता है। फिर अगला, कौन सी गैस ओजोन परत के नष्ट होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कौन सी गैस ओजोन परत के नष्ट होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो जो गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 ऑप्शंस हैं इसके भी। ओजोन गैस की मात्रा को मापने की यूनिट है? ओजोन गैस की मात्रा को मापने की यूनिट, तो ये यूनिट आपको पता होना चाहिए कौन सी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट कौन सी है। अगला, ताजमहल की ऊपरी चमकीली सतह किसके कारण नष्ट हो रही है? बहुत जगह ये प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ताजमहल के ऊपरी जो चमकीली सतह है किसके कारण नष्ट हो रही है। लैक किलर किसे कहा जाता है? पानी को खत्म करने वाला लैक किलर किसे कहा जाता है? जैसे इसमें ये थोड़ा लैक किलर वाला है तो इसमें ऑप्शंस में दे देता हूं आपको, जैसे अम्ल वर्षा हो गई आपके, दूसरा हो गया आपके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चारों ऑप्शंस हैं, आपको फाइंड करना है किसके कारण ये लैक किलर किसे कहते हैं। अगला, मोबाइल सिम, CD आदि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाने के लिए कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? इसमें कौन सा तत्व रहता है वो आपको देखना है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्गेनियम या नाइट्रोजन, ये 4 ऑप्शंस दे दिए आपको। लोहे पर जंग, ये जंग है, जंग लगना कौन सी क्रिया है? ये आपने 10th बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जंग लगना कौन सी क्रिया है याद कीजिए। जंग लगने से रोकने के लिए लोहे पर यशद जिंक का लेप करना क्या कहलाता है? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है क्या कहलाती है? मतलब रिवर्सिबल, मतलब उत्पाद भी बन जाता है और उत्पाद से वापस से क्या बन जाता है, का जो क्रिया कारक होते हैं ना वो भी बन जाते हैं और उत्पाद भी बन जाते हैं, दोनों, मतलब रिएक्टिव भी होते हैं उसके अंदर, दोनों तरफ मतलब वो रिएक्शन चलता है। उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, देखिए इस तरह से एरो बनता है उसमें दोनों तरफ चलने का। तो कौन सी है वो? गुरुत्वाकर्षण बल के खोज करता है। कौन है गुरुत्वाकर्षण बल के खोज करता? अगला, रॉकेट का ऊपर की ओर चलना कौन से नियम पर आधारित है? यकीन मानिए आप इनके आंसर्स एक बार लिखिए। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो ये रियल एक बार चेक होगा कि आपको कितने टॉपिक किस तरह से आ रहे हैं। और जो बच्चे फ्रेशर हैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, लास्ट में मैं आंसर शीट दूंगा, आप उसमें से याद कर सकते हैं इन आंसर्स को। और जिन बच्चों के भी साइंस कमज़ोर है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, तो आप वहाँ पे लिखिए प्रकाश संश्लेषण बेसिक्स ऑफ धीरज सर। अपने चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ धीरज सर। आपको जो टॉपिक चाहिए आगे लिखिए। तो आपको देखिए सामान्य विज्ञान जो है वो 10th लेवल तक का ही आता है, तो आपको सारे टॉपिक इतने आसान शब्दों में मैंने समझाया हुआ है, पहले आप उनको पढ़िए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा पहले एक बार उन वीडियोस को देख के आप पढ़ लीजिए। यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन आप टिप्स पे सॉल्व कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
रॉकेट का ऊपर की ओर चलना कौन से नियम पर आधारित है, अभी हमने देखा। फिर वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। प्रश्न 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। मौत के कुएं के खेल में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के घूमने पर टायर और कुएं की दीवार के बीच में कौन सा बल लगता है। मतलब टायर और कुएं के बीच में एक बल कार्य करता है, वो कौन सा है। सकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, या फिर आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये इनके ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। 35 देखिए, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन है, ध्वनि ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है। बहुत आसान सा है, दिमाग लगाइए। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा तत्व है। कौन से तत्व के कारण सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो हमें मिलती है। आपके ऑप्शन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या बेरिलियम, इन चारों में से कोई एक है। सौर ऊर्जा कौन सी अभिक्रिया द्वारा मुक्त होती है। सौर ऊर्जा कौन सी अभिक्रिया, तो आपके हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिव, या इनमें से कोई नहीं। अगला, सूर्य के प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है। कितना वेग होता है ये फिक्स होता है, ये आपको याद आपने किया होगा तो आप कर सकते हैं इसको। अगला, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, ये भी वैल्यूज वाला प्रश्न है। 40वां क्वेश्चन देखिए, 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलें तो 5 रुपए प्रति यूनिट के आधार पर 1 महीने मतलब 30 दिन का खर्चा कितना होगा। ये प्रश्न बहुत बार आता है और आया हुआ है। आप लोग बस एक चीज का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर सिर्फ बल्ब है, देख रहे हैं, सिर्फ बल्ब है, 100 कितने बल्ब हैं, 2, 100 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 30, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 30, इन सबको गुणा कर दीजिए और 1000 से भाग लगा दीजिए। सबको गुणा कर दीजिए और 1000 से भाग लगा दीजिए, आपके पास आ जाएगा। अगर मान लीजिए बल्ब के साथ साथ मेरे पास फ्रिज का भी होता, तो जैसे बल्ब का निकाला सबको गुणा करके, वैसे मैं फ्रिज का भी निकालता और दोनों को प्लस कर देता। समझ गए। तो इन सबको गुणा करना है और 1000 से भाग लगा दीजिएगा, इसका बल्ब का आ जाएगा। 600 न्यूटन का भार की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर भार कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा पर ले जाने पे जो यहाँ पर है उसका 1/6 रह जाता है, मतलब इसमें 6 का भाग लगा दीजिए। जब भी आए धरती से चंद्रमा पे तो 6 का भाग लगा दीजिएगा, चंद्रमा वाला आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ते वेग से आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, उसमें बैठे व्यक्ति के भार में परिवर्तन क्या होगा। उसका जो वजन है उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है। कम होगा, ज्यादा होगा, एक समान रहेगा, या इनमें से कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला, पृथ्वी की सतह पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा। कहाँ पर होता है, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ध्रुवों पर, या फिर आएगा ध्रुवों के अलावा दे दिया आपको जैसे दक्षिण दिशा में, उत्तरी तरफ, पश्चिम, कोई सा भी 3 ऑप्शंस और। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा होता है जहां पर वेट अधिकतम लगता है। यदि वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। अगर आता होगा तो आप निकाल सकते हैं, तो उसको निकाल के रखिए। आंसर अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं। 50 किग्रा की वस्तु पर कितना बल लगाएं। बल को किससे लिखते हैं, F से। उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। तो देखिए A दे रखा है आपको त्वरण, ये M दे रखा है और ये F निकालना है। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, ma। F बराबर ma, इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, F की वैल्यू आ जाएगी। पौधे की वृद्धि के लिए 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। कौन कौन से 3 आवश्यक तत्व हैं पौधों की वृद्धि के लिए। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, जड़, तना, फूल या पत्ती। अगला, जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधों के सभी भागों तक कौन से ऊतक द्वारा होता है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन। ऑप्शंस हैं आपके पास, जाइलम फ्लोएम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बने भोजन का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। सेम इसका जो ऑप्शन है वो ही इसी में भी है। खाने का संवहन कौन करता है और जल खनिज लवणों का कौन करता है। जलीय पौधों के तैरने में सहायक ऊतक कौन सा है। तो जब जलीय पौधों की बात आती है तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको एक बार देखना है। जैसे इसमें मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शंस अगर आए तो जैसे क्या कौन कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं इसमें, जैसे संयोजी ऊतक दे दिया आपको, संयोजी ऊतक दे दिया, उसके अलावा आपको दे दिया मृदोतक, स्थूलोतक, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको ढूंढना है।
अनिच्छिक पेशियों में कौन सा तंतु ऊतक है? अनिच्छिक पेशियों में कौन सा तंतु ऊतक है? अगला, रक्त क्या है? रक्त क्या है? यह रक्त क्या है? अब इसमें जैसे आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे उसमें दे दिया कोशिका है, ऊतक है, संयोजी ऊतक है, या ऊतक व संयोजी ऊतक दोनों हैं। ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता किन कणिकाओं से बनती है? तो रुधिर में 4 कणिकाएं होती हैं, उनमें से कौन सा है? डेंगू बुखार में रक्त के किस भाग की संख्या अत्यधिक कम हो जाती है? यह तो आप सबको लगभग आता होगा, क्योंकि डेंगू बुखार हर घर में पहुंच जाए तो क्या चीज कम हो जाती है वो याद कीजिए। सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन सा है? 4 वर्ग होते हैं, उनमें से कौन सा है? याद कीजिए। रक्त वर्ग का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? कौन सा ऐसा आधार लेते हैं जिसके आधार पर हम रक्त का वर्गीकरण करते हैं? आनुवांशिक के जनक कौन है? अगला, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? याद कीजिए अगर पढ़ा है आपने तो। परागकणों का पुंकेसर से वायु, जल, कीटों आदि के माध्यम से स्त्री केसर वृत्तिकाग्र तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है? अब क्या कहलाती है याद कीजिए, इसका भी एक पूरा बहुत अच्छे से नाम है। मटर के लंबे पौधों का संकरण बौने पौधों से करवाने पर पहली पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए? हमेशा कैसे प्राप्त होते हैं? जो क्या होते हैं? डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जो कि पावरफुल होते हैं। तो इन दोनों में से पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है? वही होगा ना, लंबे। दूसरी पीढ़ी में संकरण प्रयोगों में जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त होता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप 2 होते हैं। तो दूसरी पीढ़ी मतलब F2 जनरेशन में क्या आएगा? ऑप्शन आपके पास है 3:1, 1:1 या 4:1, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला, जिराफ की गर्दन एवं अगले पैरों का लंबा होना की पुष्टि किसने की? कौन से वैज्ञानिक ने की थी? ये आपको इसमें बताना है। अगला, पुष्टि किसने की? अगला, उत्तम जीव की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये भी वैज्ञानिक का नाम है। जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जो अचानक से परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? याद कीजिए। पौधों एवं जंतुओं की योजक कड़ी है। कौन सी है? ऑप्शन दे रहा हूं, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो आपके पास ऑप्शन है अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम या फिर मेंढक। 4 ऑप्शन। अगला, आर्कियोप्टेरिस में कौन से 2 वर्गों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं? आर्कियोप्टेरिस, याद कीजिए, कौन से 2 वर्गों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं इनमें? पाचन तंत्र का अवशेषी अंग है। पाचन तंत्र में जब आप पढ़ेंगे तो अवशेषी अंग बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका याद कीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क का भार एवं आकृति है। कितना भार होता है इंसानों के मस्तिष्क का? ये एक एवरेज जो है वही पूछ रहा है ये आपसे। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क कौन सा भाग है? अग्र, मध्य या पश्य, या इनमें से कोई नहीं। अगला, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ये भी इन्हीं 4 ऑप्शन में से आंसर आएगा इसका भी। देखने एवं सुनने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? वही 4 ऑप्शन में से इसका भी आंसर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? याद कीजिए। जैसे मस्तिष्क वाला है, इस पे मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया है, अगर आप उसको एक बार देखेंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उसमें नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी हैं, बाकी हिंदी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, तभी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आएंगे। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन सी होती है ये आपको बताना है। अगला, शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? 4-5 जो है उनमें से शरीर की मास्टर ग्रंथि जो कि बाकी ग्रंथियों के काम पर कंट्रोल करता है, कौन सी है वो? FFF या आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं इन दोनों के लिए आपको, मास्टर ग्रंथि के लिए और इनके लिए। आपके ऑप्शंस हैं एड्रेनलिन, पीयूष, एड्रेनलिन हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई, आमाशय, और लास्ट में है आपके पास टेस्टोस्टेरोन। ये 4 हैं, इनमें से बताइए कौन सा है। नर हार्मोन किसे कहते हैं? मधुमेह, या इसमें भी वो जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन इसमें भी आएगा। मधुमेह या डायबिटीज कौन सी ग्रंथि में गड़बड़ी के कारण होता है? ये जो मैंने ऑप्शन दिया उसी में इसका भी आंसर है।
प्रकाश संश्लेषण से मुक्त O2 किसके अपघटन से निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन किसके अपघटन से निकलती है? तो आप उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो उसमें देखिए CO2 और H2O ये दोनों टूटते हैं। जब ये दोनों काम में आते हैं तो इन दोनों में से ऑक्सीजन कौन निकालता है वो आपको देखना है। मृत जंतुओं को सूक्ष्म अंशों में परिवर्तन कौन से अपघटनकर्ता करते हैं? कौन से अपघटन वाले में चले जाइए, कौन सा करेगा? जीवों पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहलाता है? दोनों में जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? यदि उत्पादक में 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा हो तो तृतीयक उपभोक्ता में खाद्य ऊर्जा कितनी होगी? 1,00,000 कहाँ तक पहुँचाना है? हमें पता है हर बार कितना जाएगा, सिर्फ 10%। तो देखिए पहला इसमें से 10% जाएगा पहले से 10%, दूसरे से 10%, तीसरे में। तो इस तरह से हर बार सिर्फ 10% ही जाता है और 90% वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो 1,00,000 का 10% निकालते जाइए, तीसरे स्टेज तक पहुँच जाइए, आप देखेंगे कितना आ जाता है। कौन से पक्षी वैज्ञानिक की स्मृति में हरियाणा में बर्ड सेंचुरी की स्थापना की गई है? कौन से? ठीक है। भविष्य में विलुप्ति के कगार पर हो सकने वाली प्रजातियों का वर्ग कौन सा है? कौन से वर्ग हैं जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी आपको बताना है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 87 पे। भारतीय वन नीति स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कब बनी? ये डेट है जो कि आपको बतानी है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? क्या उद्देश्य है प्रोटोकॉल इसका, क्योटो का, वो बताना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? इसमें भी डेट आएगी, आपको बतानी है। वर्तमान में किस विकास पर अधिक बल दिया जाता है? कौन सा ऐसा विकास है जिस पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है? ग्रोथ। अगला देखिए, चिपको आंदोलन में कौन सी क्रांतिकारी का योगदान रहा? नाम है, कौन से क्रांतिकारी थे वो आपको बताना है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा पूरे इंडिया में, वो बताना है। गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जानवरों में से नाम आएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, याद कीजिए। स्थानीय लोगों के सहयोग से वृक्ष लगाना जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके क्या कहलाता है? ठीक है, ये बताना है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? ये आपको बताना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 96, संकटग्रस्त जातियों का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया जाता है? उस पुस्तक का नाम बताना है आपको, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण में सहयोग करता है? तो एक आंसर पीछे से तो यही मिल गया ना, अन्य ग्रंथियों पर तो मास्टर ग्रंथि हो गई है ना। जीव विकास का पुनरावर्तक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पर भी नाम आएगा। चमगादड़ नीलवेल जंतुओं के कौन से वर्ग में आते हैं? इनका वर्ग बताना है। अब मॉन्ट्रियल कनाडा सम्मेलन में किस गैस के उत्पादन एवं उपयोग पर कटौती पर जोर दिया गया है? वो आपको इसमें गैस का नाम बताना है। ये हो गए आपके 100 प्रश्न। आई होप कि आप सभी ने इसके आंसर्स लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो एक बार वापस से क्वेश्चन देखिए और आराम से आंसर्स लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मैं अब आप लोगों को आंसर्स दिखाने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए अपने आंसर्स चेक करने के लिए कि आपका लेवल कितना तैयार हुआ है। चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं। ये रहा पहले प्रश्न का आंसर, कार्बन। दूसरे का कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे का ब्यूटेन। चौथे का मैथेन। पांचवा प्रश्न मैंने काट दिया था, उसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई थी। 6 का है लिग्नाइट, वो जो था ना भूरा कोयला, कौन सा है वो, लिग्नाइट। 7वें का है कार्बन मोनोऑक्साइड। 8वें का है एथिलीन। एथिलीन जो कि गैस, कौन सी गैस होती है जो फलों को पकाने में काम आती है। 9वें का देखिए कार्बन 14 C14। 10वें का 0%। 11वें का जे थॉम्सन। 12वें का आंसर है आपका प्रोटॉन। 13वां है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार बनाती है। समस्थानिक। अगला 15 टंगस्टन। 16वां नंबर देखिए मैग्नीशियम आएगा। 17वें का आंसर था सल्फर। 18वें का एल्यूमिनियम। 19वें का फास्फोरस। 20वें का नियॉन। 21वें का द्रव नाइट्रोजन। 22वें का समताप मंडल, जहां पर एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, शायद वही है ये प्रश्न, एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा प्रश्न है। 23वें का देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 24वें का है डॉप्सन यूनिट। 25वां अम्लीय वर्षा। 26वां अम्लीय वर्षा। 27वां है सिलिकॉन। अम्लीय वर्षा से बहुत प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 27वां सिलिकॉन। 28वां ऑक्सीकरण। 28वां ऑक्सीकरण के बाद देखिए 29वां है गैल्वेनीकरण।
30वां उत्क्रमणीय, 31वां न्यूट्रन, 32वां क्रिया प्रतिक्रिया, 33वां त्वरण, 34वां अवकेंद्रीय बल, 35वां विद्युत, 36वां हाइड्रोजन, 37वां नाभिकीय संलयन, 38वां 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये निर्वात में वायु का वो स्पीड है वो। 39वां 746 वॉट, वो देखिए वो जो सबको गुणा करके 1000 से भाग देना था, आंसर देखिएगा 150 रुपये आ रहा होगा आपका। 41वां 100 न्यूटन, 42वां कम होगा, सबसे ज़्यादा भार जो होता है वो ध्रुवों पर महसूस होता है। 44वां 9 गुना, 45वें का 100 न्यूटन, 46वां पौधों की वृद्धि के लिए तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों ज़रूरी होते हैं। आलू जो है वो तना है, 47वें का तना। 48वां जाइलम, 49 फ्लोएम, ये पानी को प्लांट में भेजने का काम करता है। फ्लोएम जो खाना बनता है उसको, ये हमेशा याद रखिएगा, छोटी क्लासेस का टॉपिक है। 50वां मूर्धतक, 51 देखिए 51 अरेखित पेशीय, 52 संयोजी स्टाइगमम दे रखा है, संयोजी ऊतक आएगा यहाँ पे, संयोजी ऊतक। WBC 54वां प्लेटलेट्स, ये वो है ब्लड किस टाइप का है तो संयोजी ऊतक आएगा। 54वां प्लेटलेट्स डेंगू में जो कम हो जाता है। 55 AB ब्लड ग्रुप, 56वां एंटीजन, 57वां मेंडल उसका बॉटनिकल नाम, वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम, मटर का। फिर परागण सभी लंबे होंगे। रेशो 61वां प्रश्न 1:1, 62वां लेमार्क, 63वां डार्विन, 64 देखिए 64वां उत्परिवर्तन, 65वां देखिए यूग्लिना, 66 सरीसृप एवं पक्षी वर्ग या आर्क्योप्टेरिस। अगला 67वां अपेंडिक्स, 68 तंत्रिका, 69वां 1400 ग्राम ह्यूमन ब्रेन मानव मस्तिष्क, 70वां अग्र, 71वां अनुमस्तिष्क, 72वां मध्य मस्तिष्क, 73वां मेरुरज्जु, 74वां न्यूट्रॉन, 75 का है पीयूष आंसर, 76 थायराइड, 77 एड्रेनलिन, 78 टेस्टोस्टेरॉन, 79 अग्नाशय, 80 जल, 81 जीवाणु, 82 इकोलॉजी, 83 100 कैलोरी, 84 सालिम अली, 85 सुबेद जातियां होती हैं, 86 देहरादून, 87 1952, 88 ग्रीन हाउस गैसों की कटौती, 89 रियो डी जेनेरिया, 90 सतत विकास, 91 सुंदर लाल बहुगुना और 92 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 93 है शेर, 94 है, इसमें देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, 94 में सामाजिक आएगा। 95 में कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। 96वां कौन सी बुक है, रेड डाटा बुक, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत बार आता है। हाइपोथैलेमस, हैक्कल, स्तनधारी, और अगला लास्ट प्रश्न है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अब 100 आंसर्स हैं, आप मैच करके देखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अच्छा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप आपके कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ये देखिए हर जगह आता है, 50 प्रश्न याद कर लीजिए, मैं भी कह दूंगा 100 प्रश्न याद कर लिए एग्जाम में आ जाएगा। बच्चे नहीं हैं आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक आपको चेक करने का प्रोसेस होता है। पहले आप तैयारी तो कीजिए, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं इतने आसान भाषाओं में मैंने समझाया। अरे नहीं अच्छा मान लीजिए मेरे चैनल पे नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे चैनल पे जाके सीखिए, लेकिन पहले उस टॉपिक को सीखिए। जैसे मान लीजिए मैंने भी बोला था प्रकाश संश्लेषण है, तो पहले उसको समझिए क्या है प्रकाश संश्लेषण, तभी तो आप उसके प्रश्न कर पाएंगे। कई जगह मैं देखता हूं बच्चे कहते हैं मैंने 1000 प्रश्न याद कर लिए, हाँ उनसे नहीं होगा सिलेक्शन। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और नियर फ्यूचर में आपको और कौन से टॉपिक ऐसे लगते हैं जो मुझे बनाने चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उन पर जल्दी ही टॉपिक लेके आऊँगा। और तब तक याद रखिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जो भी पढ़ें वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप सभी का सिलेक्शन हो, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।